जब एक लड़का करीब 19 साल का होता है, तभी से उसके जीवन में एक ऐसी घटना शुरू होती है जो आने वाले 12 से 13 साल में जाकर एक भयानक अपराध का रूप लेने वाली थी। वो लड़का जो खुद भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, आसपास के घरों में जाकर ट्यूशन की तलाश करता है ताकि अपने खर्चे पूरे कर सके। एक दिन वो लड़का साधारण सा दरवाजा खटखटाता है और वहां से एक महिला बाहर आती है। महिला की उम्र लगभग 33 साल के आसपास रही होगी। चेहरे पे हल्की थकान, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल विनम्र। वो पूछती है, भैया क्या बात है, क्या परेशानी है? लड़का झिझकता हुआ कहता है, दीदी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आपके घर में अगर कोई बच्चा हो तो मैं उसे ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। महिला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, बच्चे तो हैं, मेरी एक छोटी बेटी 3 साल की है और दूसरी 5 साल की, लेकिन मैं अपने पति से पूछूंगी पहले। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे मैं हाँ नहीं कह सकती। अब वो लड़का ठीक है दीदी कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि शायद कल उसे कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। उसी शाम जब महिला का पति ड्यूटी से वापस आता है तो वो बड़े आराम से अपनी पत्नी की बात को सुनता है और हंसते हुए कहता है, छोटी वाली तो बहुत छोटी है, लेकिन बड़ी वाली को ट्यूशन दिया जा सकता है। शुरुआत से पढ़ाई अच्छी होगी तो आगे चलकर उसे फायदा मिलेगा। पति का हाँ सुनकर महिला भी यहाँ पे तैयार हो जाती है। जब अगले दिन वो लड़का वापस आता है और पूछता है, दीदी क्या मैं आपकी बेटियों को पढ़ा सकता हूँ? महिला भी यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है, बेटा कल से शुरू कर देना। और फिर यहीं से शुरू होता है वो रिश्ता जो मासूम ट्यूशन से शुरू होकर धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। अब यहाँ पर वक्त बीतता रहता है, बच्चियां जो थी वो बड़ी हो जाती है और वो लड़का अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी जारी रखता है। लेकिन कुछ महीने बाद उसके मन में उस महिला के लिए कुछ गलत ख्याल आने लगते हैं। शुरू में वो उसे दीदी दीदी कहकर बुलाता था, फिर वक्त के साथ दीदी शब्द हट जाते हैं और वो उस महिला को नाम से पुकारने लगता है। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। समय बीतता है और ये रिश्ता अब सिर्फ ट्यूशन टीचर और माँ का नहीं रह जाता, बल्कि ये दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति पत्नी रहा करते हैं। उधर बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और इधर इस लड़के की नजर भी बदलने लगी थी। पहले वो बच्चियों को प्यार से बेटा कहकर बुलाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी नजरें बिल्कुल अलग ढंग से उन्हें घूरने लगी थी। वही नजरें जो कभी उसकी माँ पर हुआ करती थी। बड़ी बेटी जब 14-15 साल के आसपास पहुंचती है, तब वो उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करता था। जब एक दिन माँ को ये बात पता चलती है तो माँ का खून यहाँ पे खौल उठता है। वो गुस्से में फट पड़ती है और इसी गुस्से में उपजती है वो घटना जिसे सुनकर पूरा प्रदेश यहाँ पे हिल जाता है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। तारीख थी 8 दिसंबर 2025। सुबह के करीब 9 बजे यूपी पुलिस की 112 सेवा पर एक फोन आता है। फोन करने वाली महिला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक वाक्य कहती है, मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी है। शुरुआत में पुलिस ऑपरेटर को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब महिला दूसरी बार भी वही बात दोहराती है तो मामला गंभीर लगने लगता है। ऑपरेटर तुरंत उसका नाम, उसका पता और पूरा नंबर नोट करने के बाद इस जानकारी को नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है कि अयोध्या रोड स्थित शिवम ग्रीन सिटी में एक घर के अंदर लाश होने की सूचना मिली है। थानेदार राम सिंह शुरुआत में इसे उतनी गंभीरता से नहीं मानते। फिर वो अपने इलाके के प्रधान मनोहर यादव को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाकर चेक करो। प्रधान मौके पर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, क्या आपकी तरफ से पुलिस को फोन किया गया था? अंदर से महिला कहती है, हाँ मैंने ही फोन किया था। प्रधान पूछते हैं, क्या आपके घर के अंदर कोई लाश है? महिला शांत स्वर में कहती है, हाँ आप देख सकते हैं। जैसे ही ग्राम प्रधान कमरे के अंदर जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहां पे 32 साल के एक युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके गले पर बार बार किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। प्रधान अब तुरंत थानेदार को फोन करता है और कहता है, साहब सूचना बिल्कुल सही है, आप तुरंत पहुंच जाइए। अब कुछ ही देर में थाना पुलिस, फिर एसएचओ, डीएसपी और उसके बाद डीसीपी तक सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। लाश की पहचान होती है तो पता चलता है, नाम सूर्य प्रताप सिंह, उम्र 32 साल, पेशे से इंजीनियर। वो लखनऊ में नौकरी करता था।
मूल रूप से देवरिया जिले का रहने वाला था। उसके पिता नरेंद्र कुमार और मां उषा जानकीपुरम में रहते थे। जैसे ही उन दोनों को बेटे की मौत की खबर मिली, वो रोते बिलखते मौके पर पहुंच जाते हैं। मां बार बार यही कहती है कि मैं अपने बेटे को दुल्हा बनते देखना चाहती थी, लेकिन मेरा इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और मेरा सपना यहाँ पे टूट चुका है। उधर पिता नरेंद्र कुमार बाबू लिखित शिकायत देते हैं थाना में कि मेरे बेटे की हत्या रत्ना ने की है। ये जिस घर में रहती है वो मेरे बेटे ने ही लेकर इसे दिया था, जिसकी कीमत आज करीब 50 लाख रुपए है। इसी मकान को हड़पने के लिए उसने मेरे बेटे की हत्या की है। साथ ही उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो भी इसी अपराध में शामिल है। अब ये सुन पुलिस तुरंत केस दर्ज कर लेती है और जांच यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब कहानी लौटती है साल 2012 में, वही साल जब सूर्य प्रताप सिंह 19 साल का हुआ करता था और रत्ना के घर पहली बार ट्यूशन पूछने के लिए गया था। उस वक्त रत्ना के पति राजेंद्र कुमार सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो शराब की लत में डूब चुके थे और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। इसी बीच 2014 में पीलिया से उनकी मौत हो जाती है। रत्ना अब 2 बेटियों के साथ अकेले पड़ गई थी, लेकिन पेंशन और सरकारी सहायता से घर चलने लगा था। इसी दौरान सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच नजदीकियां बढ़ती है। परिवार वालों ने दोनों को चेतावनी दी, लेकिन जितना रोकते उतना ही दोनों पास आते गए। आखिरकार दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सूर्य प्रताप इंजीनियरिंग करके नौकरी में लग गया। 2020 में उसने रत्ना और दोनों बेटियों को अपने ही घर में किराएदार बनाकर रख लिया था। लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी होने लगी, सूर्य प्रताप की नजरें बदलती गई। वे बड़ी बेटी के मोबाइल चेक करता, स्कूल की गतिविधियां पूछता, उससे पिता जैसा व्यवहार दिखाता, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत कुछ और ही थी। वे लड़की के साथ गलत हरकत करता, उसे गलत तरीके से छूता और धमकाता कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें नुकसान होगा। फिर 7 दिसंबर 2025 को बात तब बिगड़ जाती है जब सूर्य प्रताप ने बड़ी बेटी का मोबाइल छीनकर देखा और उसमें एक लड़के की फोटो मिली। वो यहाँ पे आग बबूला हो जाता है और उसने लड़की को बाल पकड़कर कमरे में घसीट कर ले गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लड़की चीख रही थी और बाहर खड़ी उसकी छोटी बहन रोते हुए ये सब देख रही थी और फिर अपनी माँ को बुलाने लगी और कहने लगी, मम्मी आज फिर दीदी को मारा जा रहा है। अब यहाँ पे ये सब जो हो रहा था, ये सब की पड़ोसियों को आदत हो गई थी, क्योंकि इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज लगभग रोज ही आती थी, इसलिए कोई यहाँ पे ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता था। अब ये सब देख रत्ना का खून खौल उठता है। वो रसोई में जाती है, चाकू उठाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो रत्ना अपनी बेटियों से बोलती है, पकड़ लो इसे। अब बेटियों ने डर और गुस्से में उसे पकड़ लिया। रत्ना ने चाकू से वार करना यहाँ पे शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक, 2 बार, 3 बार, 4 बार और तब तक वार करती रही जब तक कि यहाँ पे उसकी लाश जमीन पर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर नहीं जाती है। रात के तकरीबन यहाँ पे 11 बज चुके थे। रत्ना और उसकी दोनों बेटियां यहाँ पे सदमे में बैठी थी। 10-12 घंटे तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे ये कि आखिरकार करे तो क्या करे। और अगली सुबह 8 दिसंबर को रत्ना ने पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है। अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। क्या बेटियां इसमें शामिल थी? क्या कोई बाहरी व्यक्ति भी इसमें शामिल था? या ये पूरी घटना सिर्फ मां का अकेला फैसला था? सच जो भी हो, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश को एक बड़े बहस में छोड़ दिया है कि एक मां अपने बच्चे को गलत स्पर्श से बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। क्या कानून ऐसे मामले में सख्ती से मदद कर भी सकता है या फिर नहीं? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि बैड टच, गलत नियत और घर के अंदर होने वाले अपराधों को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। बच्चे चुप रहते हैं लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। माता पिता सचेत रहें, बच्चों से खुलकर बात करें और ऐसे मामलों में तुरंत कानून की मदद लें। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।